नमस्कार, मेरा नाम उमाकांत लखेड़ा है और आज हम परफेक्ट पिक्चर के साथ हैं और परफेक्ट पिक्चर में आपका स्वागत है। परफेक्ट पिक्चर बहुत सारी देश की जो फोटोग्राफी की दुनिया में, फोटो जर्नलिज्म की दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रही है। और आज हम जिस मुद्दे पर परफेक्ट पिक्चर के मंच से बात कर रहे हैं वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये जो मुद्दा है ये हमारे देश में पिछले कुछ समय से बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, जिसको टॉकिंग पॉइंट कहते हैं। गली में, मोहल्ले में, बस में, सफ़र में, ट्रेन में, जहाज़ में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की क्या मंशा है इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में। सरकार ने एक ट्वीट के जरिए, बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष इसको बना रहा है कि एक ट्वीट के जरिए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में आप सूचना दे रहे हैं देश को 31 अगस्त को कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा तो बाद में था। पहले कहा कि हम एक 5 दिन का एक स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। तो इतना अगर आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उसका जो एजेंडा है, उसके जो मुद्दे हैं, किसी को देश में पता नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनके जो सहायक हैं उन्होंने ट्वीट किया उनके बिहाफ में, और ये देश को पता लगा, नहीं तो देश को पता ही नहीं था। ये बात सच है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा था, एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो उनका घोषणा पत्र था 2019 का, उसमें शामिल था। लेकिन हमें कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सारी चीज़ें जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, ये देश में चुनाव सुधारों का से जुड़ा हुआ सवाल है। लेकिन चुनाव सुधारों के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चुनाव सुधारों में जो धन बल का इस्तेमाल है, जो पैसे का इस्तेमाल है, उसमें तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, जो बड़े पूंजीपति है या जो दानदाता हैं तो ये देश में चुनावी व्यवस्था के लिए चंदा देना चाहते हैं, वो उनकी जो रिपोर्ट्स उस बारे में ये है कि जो 90% से ज़्यादा जो चंदा है इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड के जरिए वो सत्ताधारी पक्ष को मिल रहा है। तो चुनाव सुधार का मुद्दे तो और भी हैं। क्या सवाल लोगों के मन में है कि क्या इस देश की जो समस्याएं हैं, उन देश की तमाम समस्याओं का जो समाधान है वन नेशन वन इलेक्शन से मुमकिन है? क्या इस देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, भूख है, गैर बराबरी है, और जो माहौल है, सामाजिक माहौल है, चाहे वो जाति का माहौल है, जो जातियों का टकराव है, सामाजिक टकराव है, धर्मों के बीच में तमाम तरह के जो टकराव पैदा किए जा रहे हैं, क्या उनके लिए उन चीज़ों पर कोई सत्र बुलाना नहीं चाहिए? क्या उन पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए ताकि देश में भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे? तो ये निश्चित रूप से एक अलग चीज़ें हैं। और विपक्ष में खास तौर पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी पर हुई है कि भाई सरकार को अगर ये करना था तो सरकार को पहले देश को कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार अगर इस देश में करना चाहते हैं आप, तो इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी हमारी 140 करोड़ की आबादी है, इतने बड़े हमारे 31-32 राज्य हैं, उन राज्यों में जनता में एक उनको वार्म अप करना चाहिए, वहाँ एक चर्चा हो, एक बहस हो। और चूंकि ये वन नेशन वन इलेक्शंस केवल लोकसभा विधानसभा तक सीमित नहीं है, ये तो लोकसभा से लेकर के राज्य विधानसभा से लेकर के पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत तक शामिल है। तो ऊपर से नीचे तक अगर इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा रिफॉर्म अगर सरकार करना चाहती है, तो सवाल ये है कि क्या इसके लिए आपने देश को तैयार किया? इसका उत्तर है नहीं। तो अचानक आप 5 दिन का सेशन आपने किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनको आपने इसका कन्वीनर बनाया है, जो कमेटी बनाई है आपने 6 लोगों की, और उसमें एक तो जो अधीर रंजन चौधरी हैं जो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं, उनको तो उन्होंने तो उनका नाम भी इसमें नामित किया गया था एक सिंबल के रूप में कि हम अपोजिशन को भी हमने कंपोजिशन में रखा है, लेकिन उन्होंने पहले बाइकआउट कर लिया कि मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि हमको इस तरह से जो एजेंडा आपने तैयार किया है हमें पता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और बहुत सारे सवाल, मैं मानता हूं कि बहुत सारे सवाल सरकार की जो नीयत है उसको लेकर के न केवल अपोजिशन उठा रहा है, बल्कि ये सवाल
सत्ता पक्ष के भीतर भी उठ रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे जो आपने कदम उठाया है, क्या इससे देश का समस्याओं का समाधान निकलेगा कि नहीं। और जैसा कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर आपको देश में सच में कोई एकता लानी है, एक रूपता लानी है, तो शिक्षा, सबको समान शिक्षा और सबको समान स्वास्थ्य, एक समान शिक्षा मिले देश में, जो गरीब के बच्चे और अमीर के बच्चे एक स्कूल में पढ़ने जाएं, वहाँ से सुधार होना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी बात में काफ़ी दम मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा ये कि स्वास्थ्य को लेकर के हो क्या रहा है कि जो गरीब आदमी धक्के खा रहा है, उसको हॉस्पिटल छोटी छोटी दवाओं के लिए वो धक्के खा रहा है, उसको वो नसीब नहीं है। लेकिन अमीर लोग 5 स्टार जो 5 तारा जो अस्पताल खुले हुए हैं देश में, और इवन विदेशों में भी, वो जिनके पास पैसा है वो अच्छे सेहत पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सवाल ये कि लोगों की सेहत और शिक्षा ये क्या एक समान नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह के जो सवाल हैं उन सवालों को बल मिला है। और 5 दिन का जो सेशन हो रहा है, ये बताया गया, अभी तक जो खबरें आई है उसमें ये बताया गया है कि 5 दिन के सेशन में एक देश एक चुनाव, इस पर चर्चा होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इतने कम समय आपने दिया है, राज्य विधानसभा में कोई चर्चा नहीं है, सांसदों के भीतर कोई चर्चा नहीं है, पार्टियों के भीतर कोई चर्चा नहीं है, तो सवाल ये है कि जब आपने सत्र बुलाया है, तो सत्र बुला करके आप चर्चा का जो एजेंडा है, उस चर्चा का एजेंडा आप कहाँ चर्चा को लेकर के जाएंगे। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इस चर्चा का आप करेंगे क्या। ये चर्चा होने के बाद क्या ऐसा पता लगा है हम लोगों को अपने सूत्रों के जरिए कि एक पूरी सरकार ने ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का भले ही कमेटी अभी बनाई है 2 दिन 3 दिन पहले, लेकिन ऐसा हमें जो जानकारी है हमारी कि सरकार ने 3 महीने पहले इसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरे कागजात सारे तैयार कर लिए हैं। और सब चीज़ तैयार होने के बाद ये फॉर्मेलिटी है कि रामनाथ कोविंद साहब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको जिम्मेदारी दी है आपने। अब सवाल ये है कि ये पहली बार हो रहा है भारत में कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल, इतना बड़ा संवेदनशील, इतना देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला मुद्दा आपने उनका संयोजक बना दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का भारत की राजनीति में जो प्रोटोकॉल है, इवन प्रोटोकॉल के माध्यम से वो सीनियर हैं, मौजूदा राष्ट्रपति से भी वो सीनियर हैं, प्रधानमंत्री और बाकी लोगों से तो सीनियर वो ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूर्व राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति जो अपनी रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट का संयोजक बनाया, और क्या बनाया आपने, गृह मंत्री को वो रिपोर्ट देंगे, तो क्या जो भारत का राष्ट्रपति रह चुका हो, किसी उससे भी बड़े, कहीं बड़े ओहदे पर वो राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हों, क्या वो राष्ट्राध्यक्ष जो रह चुके हों, क्या वो देश के प्रधानमंत्री के मातहत काम करने वाला एक गृह मंत्री, उसको वो रिपोर्ट देंगे, अपनी रिपोर्ट। ये तो ऐसी हो गया कि थानेदार, जो किसी थाने का थानेदार है, वो रिपोर्ट जो है कांस्टेबल को देगा। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये अंतर्विरोध, पूरी जो सरकार की जो अवधारणा है उसको लेकर के पूरे अंतर्विरोध और कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई हैं। और ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले में जिस तरह से चल रही है, बिना किसी को भरोसे में लिए बगैर, विपक्षी दलों को भरोसे में लिए बगैर। और जिस दिन मज़ेदार बात यह है कि जिस दिन बम्बई में इंडिया जो ग्रुप अलायंस है, जो ग्रुप है विपक्षी पार्टियों का, उस दिन आपने ये किया, तो लोगों को जनरल जो सामान्य जो चर्चा है वो चर्चा यही है कि उनकी खबरें, अलायंस की जो खबरें ना छपने पाए, क्योंकि राहुल गांधी की उसी दिन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके कुछ देर पहले आपने ये मुद्दा उठाया ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कांग्रेस का आरोप है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आपने लोगों के ध्यान भटकाने के लिए, आपने ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का मुद्दा उठाया। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, क्या इस देश में ऐसी नीतियां, ऐसे मुद्दे लाए जाते रहेंगे जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, या सच में कोई सरकार गंभीर है? तो मुझे नहीं लगता कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा ला करके भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनावी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा नहीं, जब आम आदमी की समझ में कुछ है ही नहीं कि इससे कोई बेनिफिट देश की जनता का, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, या महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, या लोगों की गरीबी दूर होगी। आज तो हालत ये है कि आप में से कोई भी जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, आप किसी आम आदमी से जाकर के पूछिए कि आपका क्या विचार है, तो वो
एकदम आपके जो प्रश्न है या हमारा जो प्रश्न है उससे वो गुस्से में आना स्वाभाविक है। वो कहेगा कि बार बार चुनाव करवाओगे, अब यूपी में चुनाव हुआ। तो एक मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की आज़ादी के 10-12 साल बाद पहला जो इस तरह से चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव में एक देश एक इलेक्शन, मतलब लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव एक साथ हुए थे। तो जो अंतर्विरोध इसमें सामने आ रहा है कि बहुत सारी राज्य हैं जहां की राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। कहीं ऐसा होगा कि किसी राज्य में सपोज करो वहां उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो सरकार वहां अपने अंतर्विरोधों से या वहां असंतुष्ट गतिविधियों से गिर जाती है और तो वो सरकार 1.25 साल में 2 साल में गिर गई, तो उसका जो कार्यकाल 3 साल का बचा हुआ है, तो 3 साल जो बचा हुआ कार्यकाल है वहां मध्यावधि चुनाव करवाएंगे या राष्ट्रपति शासन अगले जो उसके विधानसभा का जो समय है 3 साल बचा हुआ तब तक आप वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। अगर आपने मध्यावधि चुनाव वहाँ कराने हैं, तो ऐसे ही बाकी राज्यों में भी इस तरह के सिलसिले शुरू हुए, तो आप जहाँ से आपने चीज़ें शुरू की थी या पहले लोकसभा चुनाव से जब चीज़ें शुरू हुई थी वहीं सारी चीज़ें पहुँच जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे करके जब राज्यों में सरकारें गिरी, और भारतीय जनता पार्टी ने 3-4 राज्यों में तो खुद ही सरकार गिराई, कर्नाटक में सरकार गिराई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई। तो आप क्या वहाँ अगर मध्यावधि चुनाव की नौबत वहाँ आ जाती है तो क्या फिर वही परिस्थितियाँ पैदा नहीं होगी? क्या ये देश क्या नई तरह के झंझटों में, नई तरह की झंझावत में नहीं फंसेगा? ताकि देश की जो सामने जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या असमानता की है, गरीबी की है, बेरोजगारी की है और तमाम तरह के जो डेवलपमेंट हैं हमारे पास, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी नोटबंदी के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी डाउन है। हम जितना भी दावा करते हैं कि हमारी जीडीपी बहुत बढ़ गई है, सच्चाई है कि हमारी जीडीपी आगे नहीं बढ़ रही है, वो लगातार नीचे जा रही है। जो गरीबी की रेखा के जो नीचे लोग हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ी है, पहले की तादाद में बढ़ी है। तो हम ये मानते हैं कि ऐसे मौके पर जबकि पूरा देश 2024 के आम चुनाव की तैयारी में जुड़ा हुआ है, इस तरह के जो मुद्दे उठा करके मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपने लिए एक नई तरह का विवाद, नई तरह की मुश्किलें पैदा कर दी हैं। और अल्टीमेटली और निश्चित रूप से इस तरह की जो चीज़ों का जो इस तरह के प्रयोग भारत जैसे डेमोक्रेसी में, हमारे स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह के जो प्रयोग हैं, जो बिना सोच के, बिना किसी फिलॉसफी के, बिना किसी दर्शन के इस तरह के प्रयोग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी आवाम के लिए, हमारी जो संघीय ढांचा है उसके लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है और संतुलित नहीं है। इस तरह के जो जल्दबाजी के फैसले, उसकी कीमत अल्टीमेटली देश की जनता को चुकानी पड़ती है। परफेक्ट पिक्चर में आज इतना ही, फिर कभी आपके साथ इसी तरह चर्चा होगी, मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।